हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर लेकर आए हूँ जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में करना यह है कि ये तीनों आखिर होते क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन करना है। इसके बाद इस सिलेबस में क्लास 10 में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में संपूर्ण चैप्टर का सारांश आ जाए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि एसिड एंड बेस मतलब कि अम्ल और क्षार। एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो स्वाद में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कड़वे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो न तो खट्टे होते हैं न ही स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इन्हीं पदार्थों के आधार पर, उनके स्वाद के आधार पर उसमें जब गणना किया गया तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ की कल्पना की गई जिसके कारण वे पदार्थ खट्टे हुए या कड़वे हुए या किसी अन्य स्वाद के हुए। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इमली खट्टा होता है, साबुन कड़वा होता है, इसके अलावा अन्य भी चीज जैसे आंवला जो है सो काफी कड़वा होता है। तो ये सब वास्तव में ऐसा होते क्यों है? तो इन्हीं सब के स्वाद के परिकल्पना करते हुए, इनका निरीक्षण करते हुए अम्ल और क्षार की कल्पना की गई, जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरीकों से की गई है। तो सबसे पहले किया गया कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें नाम दिया गया अम्ल, जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें बताया गया क्षार। मतलब कि अम्ल और क्षार स्वाद में एक दूसरे से ओपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा वो कड़वा नहीं हो सकता है, या जो कड़वा होगा वो खट्टा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के ओपोजिट हैं, अपने नेचर में भी ओपोजिट होते हैं, स्वाद में भी ओपोजिट होते हैं, साथ साथ उनकी जो रासायनिक क्रियाशीलता है उसमें भी दोनों ओपोजिट होते हैं। तो वास्तव में हम लोग कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें अम्ल की मात्रा होती है, तथा जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं उनमें क्षार की मात्रा होती है। तो सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। एक हम स्वाद के आधार पर दोनों का वर्गीकरण किए। अब इन्हीं को वर्गीकरण करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी मान्यताएं दी। सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है अर्हेनियस। अर्हेनियस ने अम्ल और क्षार की व्याख्या अपने अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार की है, और इसी को कहा गया अम्ल और क्षार का अर्हेनियस सिद्धांत। वे बताएं कि वैसे पदार्थ या वैसे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करता हो, जो जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करता हो, उसे नाम दिया गया अम्ल। और जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है उन्हें नाम दिया गया क्षार। मतलब कि वैसे पदार्थ या वैसे कंपाउंड जिसमें H+ आयन की सांद्रता होती है उन्हें अम्ल कहा जाता है,
जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता होती है उसे क्षार कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि HCl, इसमें H प्लस की मात्रा, इसको अगर आयनीकरण किया जाए तो H प्लस और Cl माइनस आयन प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक है कि इसमें H प्लस आयन है, तो इसलिए HCl जो हुआ वो अम्ल हुआ। तो अर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर वे सभी यौगिक अम्ल हैं जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता होती है, और क्षार वे सभी पदार्थ क्षार हैं जिसमें OH आयन की सांद्रता होती है। एग्जाम्पल लिया जाए तो NaOH, KOH, जितने भी OH हैं जो कि धात्विक आयन के साथ जुड़े हों, उनका OH आयन जो है निगेटिव हो, वे सभी जो है सो क्षार हैं। तो ये तो बात हुई अर्हेनियस के अनुसार। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक भी अपनी अपनी मान्यताएं दिए हैं जो कि अपर क्लासेस में आपको जानकारी लेना है। अर्हेनियस के अनुसार ये केवल कह सकते हैं कि जिनके H प्लस आयन उपस्थित हो उन्हें अम्ल कहा जाता है, और जिन पदार्थों में OH माइनस आयन की सांद्रता हो उसे क्षार कहा जाता है। अब अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो स्वाभाविक है कि अम्ल और क्षार को यदि आपस में मिला दिया जाए तो कोई न्यूट्रल पदार्थ मिलेगा, मतलब कि कोई उदासीन पदार्थ होगा जिसमें न तो अम्ल का स्वाद होगा और न ही क्षार का स्वाद होगा, और दोनों मिलकर जिस नए पदार्थ का निर्माण करेंगे उन्हें कहा जाएगा लवण। मतलब कि अम्ल और क्षार के मिलने से लवण का निर्माण होता है। अब रही बात कि हम स्वाद से तो पकड़ सकते हैं, नहीं, स्वाद से तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि कौन से पदार्थ अम्ल है, कौन से पदार्थ क्षार है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसे पदार्थ हो जिससे हमको स्वाद टेस्ट करना संभव नहीं हो, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है या क्षार है। तो उन्हें पहचानने के लिए एक नए पदार्थ बनाए गए जिन्हें कहा गया सूचक, जो किसी भी पदार्थ में घुल करके यह बताता है कि वह पदार्थ अम्ल है या वह पदार्थ क्षार है। तो वैसे पदार्थ जो दिए गए पदार्थों में घुलकर या मिलकर के अपने रंग अथवा स्वाद में परिवर्तन लाकर उस पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की सूचना देता है, उन्हें ही कहा जाता है सूचक या इंडिकेटर। मतलब कि सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता की सूचना देते हैं। सूचक भी अन्य प्रकार से बांटा गया है। जो पदार्थ अपने रंग में परिवर्तन ला करके अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित करता है उसे कहा गया रंग सूचक। जो पदार्थ अपने स्वाद में परिवर्तन ला करके अम्लीयता अथवा क्षारीयता की सूचना देता है उसे कहा गया गंध सूचक। तो रंग सूचक में जैसे हल्दी है, लिटमस पत्र है, इसके अलावा पीएच पेपर है, ये सब रंग सूचक हैं। और गंध सूचक के अंतर्गत जैसे इलायची, लहसुन, प्याज, ये सब जो हुए ये सब गंध सूचक हैं। अब सभी प्रकार के सूचक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, परंतु इन सभी में सबसे प्रमुख सूचक जो हैं वो लिटमस पत्र हैं, जिनका प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला में भी करते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के बनाए गए थे, एक लाल लिटमस पत्र और एक हरा लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र जो है अम्ल की उपस्थिति में अपने रंग को परिवर्तित करके नीला कर लेता है, और क्षार की उपस्थिति में वो अपना रंग परिवर्तित नहीं करता है। जबकि नीला लिटमस पत्र जो है वह अम्ल की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन नहीं करता है और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग लाल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस आधार पर हम जो है लिटमस पत्र के आधार पर प्रयोगशाला में
किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित कर सकते हैं। अम्लीयता या क्षारीयता की निर्धारित करने के लिए एक मान भी निर्धारित किया गया जिसे नाम दिया गया पीएच मान। किसी पदार्थ में कितना अम्लीयता का गुण है अथवा कितना क्षारीयता का गुण है, इसे निर्धारित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक स्केल का निर्धारण किया गया जिसको कहा जाता है पीएच स्केल अथवा पीएच मापदंड। और पीएच मापदंड में अम्लीयता या क्षारीयता निर्धारित करने के लिए जो मान प्रदर्शित किया गया उस मान को कहा गया पीएच मान या पीएच वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पीएच स्केल या पीएच मापदंड होता क्या है। तो पीएच मापदंड एक ऐसा मापदंड है, पीएच मापदंड एक ऐसा मापदंड है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को निर्धारित करता है। और पीएच मान जो है, पीएच मान निर्धारित किया गया पदार्थ में उपस्थित H+ आयन अथवा OH- आयन के आधार पर। यही इन्हीं दोनों के आधार पर किसी भी पदार्थ के पीएच मान की कल्पना की गई और उसी के आधार पर निकाला गया। तो हम अभी जस्ट बता रहे हैं कि इसका निर्धारण किया कैसे जाता है। एट फर्स्ट पीएच मान, तो पीएच मान क्या होगा, पीएच मान क्या होगा, तो इसमें बताया गया कि किसी पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच मान कहा गया। मतलब कि पीएच मान इज इक्वल टू हुआ log 1/H+ आयन। सभी को इस बात को जानते हैं कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो H+ आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम का मतलब हुआ 1/H+ आयन और इसके लघुगणक, इसी को नाम दिया गया पीएच मान। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता की व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। अब पीएच मान के आधार पर निर्धारित कैसे किया गया कि कौन सा पदार्थ अम्ल है अथवा कौन सा पदार्थ क्षार है। तो स्वाभाविक है कि जिन पदार्थों में H+ आयन की सांद्रता हुई उन्हें अम्ल कहा गया, ज्यादा रही उन्हें अम्ल कहा गया। जिसमें H+ आयन की सांद्रता कम रही उन्हें क्षार का मान दिया गया। इसको निर्धारित करने के लिए एक संख्यात्मक मान निर्धारित किया गया 7 से कम पीएच मान वाले सभी पदार्थ अम्ल कहलाए और 7 से अधिक मान वाले सभी पदार्थ क्षार कहलाए। मतलब कि जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्ल होते हैं और 7 से अधिक होने पर वे क्षार होते हैं। किसी विलयन का पीएच मान कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 14 तक हो सकती है। तो स्वाभाविक है किसी के दिमाग में बात आ सकता है कि जैसे 7 से कम वाले को अम्ल, 7 से ज्यादा वालों को क्षार कहेंगे, तो जिसका पीएच मान 7 होगा उसको क्या कहेंगे, तो वह उदासीन होता है, वह न अम्ल होता है न क्षार होता है। एग्जाम्पल पानी एक उदासीन विलयन है क्योंकि पानी का जो पीएच मान है 7 है। यह इस बात को भी निर्धारित करता है कि उसमें H+ और OH- दोनों आयन की सांद्रता समान है और समान होने के कारण उसका पीएच मान 7 है। तो हम लोग ध्यान दें कि पीएच मान के आधार पर भी अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित किया जा सकता है। अब आते हैं लवण के बारे में कि अम्ल और क्षार के मिलने से जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे लवण कहा जाता है।
अब रही बात है कि लवण निर्मित कैसे करेंगे। तो जब अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, तो जिस नए पदार्थ का निर्माण हुआ इसी को कहा जाता है लवण। और इस क्रिया में जल की प्राप्ति होती है। एक हम उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लिया जाए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस NaOH एक क्षार है, तो प्राप्त होता है यहाँ Na2SO4 प्लस H2। इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, तो पहले 2 से गुना बैलेंस, बैलेंस है, बैलेंस है इक्वेशन। तो ये जो अभिक्रिया लवण बनाने की प्रक्रिया, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, यहाँ सोडियम का सल्फेट लवण है, तो जितने भी धातु के क्लोराइड हुए, सल्फेट में, बाइसल्फेट में, ये सभी जो है सो लवण होते हैं। आपके सिलेबस क्लास 10 में सिलेबस के रूप में मेन रूप से लवण के बारे में जानना है। साधारण लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बाद आपको पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, सोडा के अंतर्गत धोने वाला सोडा, ये सभी चीज आ जाते हैं। तो साधारण लवण क्या है? साधारण लवण साधारण नमक को कहा जाता है, जो कि सोडियम क्लोराइड का होता है। सोडियम क्लोराइड जो है इसे साधारण नमक कहा गया, और इसकी प्राप्ति प्रयोगशाला में भी होती है, औद्योगिक तरीके से भी होती है। यह जो सोडियम का क्लोराइड लवण है, सोडियम के क्लोराइड लवण होने के साथ साथ यह शरीर में काफी उत्तेजना उत्पन्न करता है और शरीर में अम्लीयता की मात्रा को निर्धारित रखता है, जिस कारण ये शरीर के लिए अनिवार्य भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यह कैल्शियम धातु का एक लवणीय यौगिक है, जो कि चिकित्सीय क्षेत्र में उपयोगी होता है, जैसे टूटी हड्डियों को जोड़ने के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, और साथ साथ यह जो है अन्य जगहों पर, जैसे प्रयोगशाला में दीवारों के छिद्र को भरने में, मूर्तियों के निर्माण में, इत्यादि जगहों पर उपयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण यह भी एक कैल्शियम का क्लोराइड लवण है, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यह सोडा के द्वारा निर्मित किया जाता है। सोडा 3 प्रकार से बनाए गए हैं, जैसे बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, कॉस्टिक सोडा। सोडा सोडियम का एक यौगिक है, जैसे बेकिंग सोडा, यह सोडियम का बाइकार्बोनेट यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। धोवन सोडा सोडियम का कार्बोनेट यौगिक है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। कॉस्टिक सोडा जो सोडियम का हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, NaOH।
तो ये से है सॉरी ये जो कुछ लवण है जो क्लास 10 में आप लोग को पढ़ना है, जिनका इंट्रोडक्शन शॉर्ट तरीके से आपको दिया गया, जो कि क्लास शुरू होने पर इसका पूर्णतः वर्णन कर दिया जाएगा। तो आज सेकेंड चैप्टर का सारांश लगभग क्लियर है। क्लास शुरू होने के बाद जो है सो आप लोग सभी का इसका नोट्स भी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स यू, और अगले वीडियो में धातु और अधातु लेकर के आएंगे। धन्यवाद।